हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप सर एजुकेशन। 9th क्लास का इंग्लिश हम लोग कर रहे हैं। पिछले क्लास में बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने दिया था, कुछ बच गया था, वो बचा हुआ शेष पार्ट आज मैं कर दूंगा। इसके बाद फिर लाइन बाय लाइन कहानी का हिंदी में करूंगा। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद सेकंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ रहे हैं। क्लास 9th का चौथा कहानी है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अल्बर्ट आइंस्टीन का ये ऑटोग्राफी है। इसमें हम लोग पढ़े थे कि आइंस्टीन जो है प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन के बाद, लंबी समय तक उनको चर्चा परिचर्चा करने के बाद, जब उनका फैमिली वाला उनको समझा दिए पढ़ने के विषय में, तब उनका इच्छा हुआ कि मैं पढ़ाई तो करूँगा लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी है, वहाँ जा कर के पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई कहाँ करने की इच्छा जताया? ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में। आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ कि ज्यूरिख में जोरू मिला था उनको, मैंने ज्यूरिख में जोरू मिला था, ज्यूरिख में उनका पत्नी मिला था जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाते हैं। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जर, SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड भी यूरोप महादेश का एक कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, ठीक है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ज्यूरिख यूनिवर्सिटी। एक वर्ड मिलेगा आपको, द डैशिंग यंग मैन। इसका अर्थ होता है हैंडसम बॉय, ठीक ना। डैशिंग यंग मैन का यहाँ प्रयोग होता है हैंडसम बॉय के रूप में। आइंस्टीन के लिए प्रयोग किया गया, कहानी में मैं बताऊंगा। अभी मैं आपका वर्ड क्लियर कर रहा हूँ कि एक एक वर्ड टर्मिनोलॉजी को समझा रहा हूँ, ठीक ना, ताकि कहानी पढ़ाते समय आपको दिक्कत ना हो। द डैशिंग यंग मैन मीन्स क्या होगा? हैंडसम बॉय। क्या अर्थ होगा इसका? हाँ, डैशिंग यंग मैन इसका प्रयोग है। कहता ये हैंडसम बॉय उस ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगा और वहाँ एक लड़की आई थी, मिलेवा मैरिक। क्या नाम था? मिलेवा मैरिक। ये सर्ब थी। सर्ब का अर्थ होता है सर्बिया देश की रहने वाली थी। सर्बिया देश भी यूरोप कंटिनेंट का एक कंट्री है, पूरा नाम है सर्बिया। सर्बिया देश का एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक कहा जाता है कि ये जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी है, यही एकमात्र यूरोप कॉन्टिनेंट में एकमात्र यूनिवर्सिटी था जहां की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अनुमति दिया जाता था। यही कारण है कि ये सर्बिया देश से चली गई थी कहाँ? स्विट्जरलैंड। वहाँ जाके ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी मिलेवा मैरिक। कोई दिक्कत? और यह इनका एक अली हो गया। अली मीन्स होता है फ्रेंड। अली मीन्स क्या होता है? फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अब क्या है, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, मिलेवा मैरिक के साथ पढ़ाई करते करते इनसे थोड़ा दोस्ती हो जाता है और दोस्ती होकर के थोड़ा दोस्ती और डीप चला जाता है। बाकी तो आप लोग अपने तेज तरार है कि और डीप हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, ठीक ना। तो ये जो है मिलेवा मैरिक के साथ क्या हो गया, उनका डीपली जब दोस्ती हो गया तो दोनों फिर प्रपोज करने लगा। और कहा जाता है फिजिक्स में प्रपोज करता था, ठीक ना। फिजिक्स में लव लेटर लिखा करते थे ये लोग, फिजिक्स की भाषा का यूज करते थे कि तुझे मैं देखता हूँ तो मुझे करंट लग जाता है। उनको कभी मतलब कि डायोड, ट्रायोड का संज्ञा दे देते, हाय डायोड, तुझे देख करके मेरे में करंट फ्लो होने लगता है। ये क्या है? ये फिजिक्स का लव लेटर है, ठीक ना। फिजिक्स की भाषा में, चूंकि फिजिक्स के विद्वान थे ये लोग, तो फिजिक्स का वर्ड प्रयोग कर करके लव लेटर लिखा करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों का विचारधारा भी मिला, एक दूसरे को लाइक करने लगे। अब पुनः पूरा लव में गिर गया। उसके बाद शादी इनसे करने के लिए तैयार हो गए, ठीक ना, कि मैं तेरे बिना, तू मेरे बिना अब जिंदा नहीं रहेंगे, दोनों जीवन भर अब जीवन साथी बन जाएंगे। तैयार हो गया, ठीक है, शादी कर लेंगे। गदगद हो गया दोनों, कब शादी करेंगे एक दूसरे के साथ। दोनों जीनियस थे। हालांकि कहा जाता है मिलेवा मैरिक इनसे ज़्यादा उम्र में बड़े थे। और कितने साल के? तो 3 years ओल्ड थे ना। देन आइंस्टीन से ये बड़ी थी। फिर भी प्रेम होता है, उम्र को नहीं देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्टाइंस, एक वर्ड मिलेगा आपको, द फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस ऐसे लोगों को कहा जाता है जो संगीत पसंद ना करे।
और वो लोग जो फिलिस्टाइन हुआ करते थे, जो आर्ट पसंद नहीं करते हैं, म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फिलिस्टाइंस। तो फिलिस्टाइंस लोग जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक लड़की मिलेवा मेरिक थी जो अल्बर्ट आइंस्टीन को ज़्यादा ही पसंद करती थी। ये सबसे हट के पसंद करती थी, इसीलिए उसको कहा गया कि ये एक अली था मेरे लिए, अर्थात मेरे लिए एक फ्रेंड थी वो, ठीक ना। आगे आपको मिलेगा कि वो विक्टोरियस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए दोनों संग संग काम क्या करने लगा। विक्टोरियस में विजय, निष्कर्ष, विजयात्मक निष्कर्ष, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विजयात्मक निष्कर्ष। विक्टोरियस कंक्लूजन कि विजय तक पहुंचने, एक ऐसा निष्कर्ष जिसमें हमें विजय मिल रहा है। ये लोग बहुत विद्वान आदमी थे। हम एक लुखा लड़का जैसा प्रेम ये लोग का नहीं था, लोखागिरी वाला प्रेम नहीं था कि आगे पीछे कुछ ठिकाना नहीं है और एक दूसरे से केवल लव के लिए वहाँ रहने लगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ना। ये पढ़ने के लिए, एक दूसरे के साथ मिल करके बड़े बड़े इन्वेंशन करने के लिए प्रेम करने लगे कि चलो ये भी जीनियस है, मैं भी जीनियस हूँ, दोनों मिल करके काम करूँ तो बड़े बड़े इन्वेंशन हम लोग कर लेंगे, बड़े बड़े थ्योरी डेवलप कर देंगे। इसलिए दोनों को एक दूसरे से में फैत हो गया। बात समझ रहे हैं? नाड़ा वाला प्रेम नहीं था, ठीक ना। उनका एक, उस प्रेम के पीछे एक लक्ष्य था कि मैं कुछ इन्वेंट करूंगा इनके साथ मिल करके, क्योंकि ब्रेन शक्ति हमारा डबल हो जाएगा, नहीं होगा। तो विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजयात्मक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने काम किया। और फिर 1900 में, यानी कि 1900 ईस्वी में, तब तक पोना का उम्र 21 साल हो गया था, ठीक ना। उस उम्र में क्या हुआ, आप जानते हैं सरकार भी निर्धारित किए थे, लड़का का 21, लड़की का 18। तब इन लोगों में, वहाँ तो लड़की और ज़्यादा हो गया। तब फिर दोनों प्रपोज करने लगा, रोज डे मनाने लगा कि अब हम लोग को शादी भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फाइनल हो गया था, ग्रेजुएट हो गया। अब मतलब क्या कहते हैं, डिग्रीधारी बन गए। उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट रूप में कहीं पढ़ाने लगे, उनको बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंट, सहायक शिक्षक कह सकते हैं, ठीक ना। तो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे प्राइवेट में। कहाँ? प्राइवेट में। कुछ पैसा कौड़ी दिया, जैसे अभी हम प्राइवेट टीचर रख सकते हैं, 8,000, 5,000, 6,000 दे देंगे, उनको अच्छा लगेगा, 4 घंटा हम पढ़वा लेंगे, बात बुझे। तो उसको टीचिंग असिस्टेंट कहेंगे, हमारा सहायक टीचर हुआ, बात समझे। तो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में ये काम करने लगे। 1902 ईस्वी में सिक्योर्ड अ जॉब टेक्निकल एक्सपर्ट। अब देखिए 1902 ईस्वी में, 1900 में तो ये ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन करते BA BSc को। उसके बाद 1902 ईस्वी में क्या हुआ, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इनको नौकरी मिल गई। अब टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इनको नौकरी मिल गई, ठीक ना। टेक्निकल एक्सपर्ट समझ रहे हैं, इनको क्या करना था टेक्निकली, मतलब कोई चीज़ इन्वेंट किया है उसको जांचना, किसी का थ्योरी सही है गलत है, बात समझ रहे हैं ना। मतलब एसेस मीन्स जांचना होता है, एसेस का अर्थ क्या होता है? जांचना। तो एसेसिंग करना था, क्या चीज़, कोई भी इन्वेंशन के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अदर पीपल्स इन्वेंशन, अन्य लोगों के आविष्कार का एसेसिंग करना था। एसेसिंग मीन्स जांचना, एसेसिंग मीन्स जांचना। ये जांचने का काम कौन कर रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्यों? क्योंकि इनका जॉब है, किस पोस्ट पर है? टीचिंग टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। किस में है? हाँ, कोई दिक्कत? कहता इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्लिन। बर्लिन क्या है जानते हैं? ये जर्मनी का कैपिटल है, राजधानी। जर्मनी का कैपिटल कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। कोई दिक्कत नहीं सर। तो वही कह रहा है क्या, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्लिन। बर्लिन का जो ये जांच विभाग था, पेटेंट ऑफिस कहते हैं उस ऑफिस को जहां जांच पड़ताल होता है, एसेसिंग का वर्क होता है, ठीक ना। उसी पेटेंट ऑफिस में इनको टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में नौकरी मिल गई। कब मिली? 1902 में। और नौकरी तब छोकरी, रूल है संसार का ना, कि आप पढ़ रहे हैं, जैसे नौकरी मिली तब वो शादी करना चाहेंगे। तब अब दो है पोना पोनी दोनों क्या करने लगा, एक दूसरे को प्रपोज कर दिया, चलो अब शादी करते हैं यार। लेकिन इनकी मम्मी ना खुश है, बेटा तुझे उल्लू बना देगी, ये आजकल की ये जो लड़की है तुमसे 3 साल की बड़ी है, और तेरे से ज़्यादा तू जिस तरह बुक हो अपने आप में, एक जीनियस हो, उस तरह तेरा ये जो मिलेवा मेरिक है ये तेरे से ज़्यादा जीनियस है।
इसलिए तू इससे शादी मत करो, नहीं तो उल्लू बना के रखेगी, कपड़ा धुलाएगी और फिर खाना पकवाएगी वो तुम तेरे से। मम्मी इसका पसंद नहीं है कि बेटा इससे शादी मत कर। लेकिन सक्सेस ब्लाइंड कहा जाता है, प्रेम तो एक अजूबा चीज़ होता है। तो ये तो बोले नहीं माँ, मैं इसके बिना बगैर जी नहीं सकता, शरीर मेरा, इसको देखने के बाद मेरे शरीर में करंट फ्लो होता है, हार्ट वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ठीक ना। ये अपना काउंटिंग कराने लगा कि मेरा जो है अल्ट्रासोनिक स्पीड से मेरा वाइब्रेशन हो जाता है, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ ना। तो फिर इनकी माँ भी नहीं कुछ बोली, बूढ़ी बेचारी माँ क्या करेगी, बोली जा तेरा अंधा प्यार है, तू जो कर सकता है। तब शादी करने के लिए लोग तैयार हो गए और 1903 ईस्वी में कहीं लिखा होगा बताऊंगा, 1903 ईस्वी में मैरिड कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे 2 बाल बच्चा भी हो गया। क्या हुआ? 2 उसके बाद बाल बच्चा तो हो गया, यहाँ तक तो प्रेम करके आप लव मैरिज अगर शादी करते हैं, ठीक ना, एक बात जान लीजिए, माता पिता के आज्ञा के विरुद्ध अगर आप शादी करते हैं तो फिर 2-4 साल के लिए सुख है, उसके बाद जो पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है तो साइक्लिक इंटरेस्ट लगा करके उसको वसूला जाता है, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका वसूली होता है, चैन और सुख का हनन हो जाता है और आज्ञा उल्लंघन का जो दोष लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वसूला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इनके भी ज़िंदगी में कलह आ गया, दोनों में जो है क्या कहते हैं, रेवलिंग लाइफ जो था वो अनरेवलिंग लाइफ में बदल गया। रेवेल का अर्थ होता है हंसी खुशी से ज़िंदगी जीना, यहाँ लिखे हैं रेवेल, RAVEL, रेवेल का अर्थ क्या होता है, हंसी खुशी से जीना, जिंदगी जीना, हंसी खुशी से, रेवेल लाइफ कहते हैं ना। इसका लाइफ अब अनरेवलिंग लाइफ हो रहा है। अब दोनों का काम है फिजिक्स पर, फिजिक्स में नया ये लोग थ्योरी डेवलप कर लेते। देखते हैं 1905 ईस्वी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं पहले भी बताया था, ये साइंस में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश का टॉपिक नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर 5 के बाद 15 चलिए किधर है, 15 में देखिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसलिए देखिए पहले स्पेशल होता है तब वो जनरल बनता है ना, कहता है ये मेरा स्पेशल है, कोई भी चीज़ ना स्पेशल है, जब उब जाता है तो कहता है जाओ यार ले तुम लोग भी यूज करो, ये जनरल हो गया। अब तो पहले स्पेशल तब जनरल, 1905 में आया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और 1915 में आया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक ना। ये दोनों थ्योरी साधारण नहीं था। ये थ्योरी जब मैं फिजिक्स में अगर आप लोगों को पढ़ा दूं 15 दिन 20 दिन लगेगा सब कंसेप्ट समझने में, तो आपको लगेगा वाह क्या फिजिक्स में कहर मचाया, साइंस की दुनिया को बदल दिया था, ठीक है। लेकिन आपका अभी उतना कैपेसिटी भी नहीं समझने का है, आप जान लीजिए फिजिक्स में कहर मचा दिया था। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये दोनों डेवलप किया। अब कोई थ्योरी डेवलप करने में बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है, कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, बार बार किसी चीज़ का चिंतन करना। तो एक विद्वान आदमी जब शादी करते हैं, वैज्ञानिक जब शादी करते हैं, साधु जब शादी करते हैं, तो पत्नी के साथ जिंदगी जीना थोड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि इनका ये चिंतन जिंदगी जीते हैं, ये ज़्यादा तक फिलॉसफी में खोए रहते हैं, संसार के नए चीज़ों के बारे में खोज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो पत्नी के साथ टाइम उनको कम देना पड़ जाता है, जिसके कारण परेशानी भी बढ़ती है। बात बुझे ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को बढ़िया कम नहीं करना है, ठीक ना। इन्हें कब शादी करेंगे तो बढ़िया कम नहीं करेंगे, अरे दोनों तरफ समय देना है, ठीक। आप लोग का क्या होगा कल समय बताएगा, अभी तो एंड्रॉयड सेट का ज़माना है, ठीक ना, सब न्यू वर्जन का लड़की भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो इनका ज़िंदगी क्या होने लगा, अनरेवेल होने लगा, नाखुश का ज़िंदगी जीने लगी, ठीक ना, अनरेवेल लाइफ जीने लगी। अनरेवेल लाइफ में अब क्या होगा, तब क्या होगा, बहुत परेशानी, दोनों में पूरा अनबन होने लगा, बात बात में खिन्नता आने लगी, दोनों नाखुश रहने लगे और 1919 ईस्वी में अंततोगत्वा डिवोर्स करना पड़ गया। अब सोच लीजिए ज़िंदगी का कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। ये जो मिलेवा मैरिक थी, ये जो है बड़ी नाखुश का ज़िंदगी जीने लगी और अंततोगत्वा 1919 ईस्वी में डिवोर्स हो गया। लेकिन डिवोर्स के तुरंत बाद ये भी नहीं रह पाए, इनको पत्नी चाहिए था। तब इनका एक कजन सिस्टर था, एलसा नाम था उसको, ठीक ना, ELSA। तब एलसा से शादी कर लिए। क्या किए, एलसा से शादी कर लिए। उसके बाद अपना पारिवारिक ज़िंदगी मोटा मोटी ठीक जीने लगा और फिर ये अपना इन्वेंशन भी करने लगे।
तब तो फिर ठीक हो गया, वो बेचारी जहाँ गई उसको पता करना पड़ेगा हम लोग को जाके वहाँ यूरोप महादेश। आगे 1921 ईस्वी में क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स के क्षेत्र में। ये बहुत बड़ा साइंस विज्ञान का प्राइज है, नोबेल प्राइज, ठीक ना। तो ये नोबेल प्राइज इनको कब मिला? डिवोर्स कब हुआ? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब दिया? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? मैरिड कब हुआ था? और वहाँ डिवोर्स कब हुआ? शादी हुई 13 में, 19 में डिवोर्स हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे 1933 में क्या होता है? नाजी केम टू पावर इन जर्मनी। जर्मनी में नाजी सत्ता में आए। नाजी क्या होता है जानते हैं? एक फांसीवाद होता है, एक नाजीवाद होता है, ठीक ना। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये चैप्टर साधारण नहीं है, ठीक ना। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ था। ये दोनों ग्रेट मैन है, ठीक ना। जैसे अपने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी हुए हैं ना, उसी प्रकार वो लोग वहाँ भी समझिए एक ग्रेट मैन है, ठीक ना। जर्मनी में हिटलर ने जो रूल लगाया उसको नाजी बोलते हैं, बस इतने अभी आपको जानना है। हिटलर के द्वारा जो रूल चलाया जाता था, उनका जो रूल रेगुलेशन था शासन करने का, उसको बोलते हैं नाजीवाद। उनके सिद्धांतों पर चलने वाले को नाजीवादी बोलते हैं, कोई दिक्कत? और इटली में मुसोलिनी नाम का एक भयानक महान प्राणी पैदा हुए थे, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले को फाशीवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाशीवाद। तो इन लोगों का अपना अपने रूल वो पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ाऊँ तो फिर बता दूँ, अभी टाइम लग जाएगा। तो नाजी जब सत्ता में आया ना, तो उस समय क्या हुआ 1933 में, चूँकि इनका थोड़ा सा जो ये हिटलर का जो नाजीवाद था ना, थोड़ा सा क्रूर था, थोड़ा मतलब टाइट था, ठीक ना। उससे आदमी डरने लगा था। और 1933 ईस्वी में क्या होता है, ये खुद अल्बर्ट आइंस्टीन यूएस चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले जाते हैं। कब? 1933 ईस्वी में। एमिग्रेटेड, देखिए ये वर्ड कैसे आता है? एक्स जोड़ माइग्रेट से आता है, ठीक ना। एक्स जोड़ MIGRAT, माइग्रेट का अर्थ होता है बसना, ठीक ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। एक्स मतलब बाहर होना। एक तो होता है एमिग्रेट, इन जोड़ माइग्रेट, इसका अर्थ है बाहर से अपना देश में आएगा, इन मन अंदर आना, ठीक। एक्स में से आउट हो जाना, बाहर हो जाना। एक्स माइग्रेट से बन जाता है एमिग्रेट, मतलब अपने देश से दूसरे देश चले जाना, ठीक ना। और इन जोड़ माइग्रेट से बनता है इमिग्रेट, IMMIGRAT। इमिग्रेट का अर्थ होता है बाहर से अपना देश आना। कोई दिक्कत? विशेष इटिमोलॉजी में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, मेरा वीडियो देख लो अगर समझ में दिक्कत होता है तो, ठीक ना। तो एमिग्रेटेड हो गया मतलब एक्स मीन्स आउट हो जाना, अपने देश से निकल के कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना। और क्यों? जो भी कारण हो, कारण ये हुआ था कि बर्लिन कहाँ का राजधानी है? जर्मनी का राजधानी बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन का खोज हुआ था। नाभिकीय विखंडन, एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन का खोज हो गया, तब इनको डर था कि यहाँ एटम बम बनेगा, और रियल में एटम बम बन भी गया। कहाँ बन गया? जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एटम बम बन गया। क्या बन गया? एटम बम बन गया। उसके बाद अब अमेरिका में कौन है? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन तो एक भला आदमी थे, उनको लग रहा था शायद एटम बम बन गया, ये तो बड़ा डेंजरस होगा, इसका इफेक्ट बड़ा बैड होगा, अगर एटम बम छूट जाएगा तो बहुत बड़ी हानि होगी ना। तब इनका कलीग, माना ऑफिस में काम जो करते हैं उसको कलीग कहते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में 8 कलीग है हमारा, ठीक ना, मतलब 8 आदमी मिलकर एक ऑफिस में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कलीग। COLLEAGUE, स्पेलिंग इसका रट्टा मार लेना। कलीग, COLLEAGUE, कलीग माना सहकर्मी। हिंदी में क्या होता है? सहकर्मी। ये कलीग, एक कलीग ने इनको अर्ज किया, अर्ज माना प्रार्थना करना कि हे भैया, तो भैया थोड़ा सा यहाँ करो जे राष्ट्रपति भैया उनका लेटर उटर लिखो भैया, कहना कि हुनियो कुछ व्यवस्था करते, अगर जर्मनी वाला एटम बम ब्लास्ट कर देगा तो लेनी का देनी खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप जो है यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनको एक लेटर उटर लिखिए और एडवाइस दीजिए। आप एक विद्वान आदमी है, आप एक सरकारी कर्मी है। तब वही कहता एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, किसी कलीग ने जब इनसे प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्या नाम था?
ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, क्या नाम है? डी रूजवेल्ट। 2 अगस्त यानी 2 अगस्त 1939 में लेटर लिख दिया। कब लिखा? हाँ, कहा उनको, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को कहा गया आइंस्टीन द्वारा लेटर लिख के कि महाराज अगर उसका एक बॉम्ब ब्लास्ट एक पोर्ट पर हो जाए, पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, पोर्ट किसको कहते हैं? एक्सप्लोडेड मतलब फटना, विस्फोट होना, विस्फोट होना, कह दिया यस होगा क्या? कहता महाराज अगर ये पोर्ट पर विस्फोट हो जाएगा, एक पोर्ट पर अगर विस्फोट यानी कि एक पूरा बंदरगाह पर अगर एक एटम बम गिरा दिया जाए तो बंदरगाह तो जाएगा ही, उसके चारों तरफ का जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, क्या चीज? टेरिटरी, सराउंडिंग टेरिटरी मीन्स चारों तरफ का क्षेत्र, वो पूरा विनाश हो जाएगा। किससे? एटम बम से। ये कौन का? अल्बर्ट आइंस्टीन में। किसमें कहा? लेटर में। किसको कहा लिख के? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। किसको कहा? और कब कहा? 1939 को ना, 2 अगस्त 1939 को। तब क्या होता है? वही कहा कि पूरा होल पोर्ट तो जाएगा ही, साथ ही साथ सराउंडिंग टेरिटरी भी गायब हो जाएगा। बात समझे? सराउंडिंग टेरिटरी जैसे कि इंडिया का सराउंड टेरिटरी क्या कहलाएंगे? इधर नेपाल कह सकते हैं, क्या कहते हैं, भूटान कह सकते हैं, बांग्लादेश कह सकते हैं, इधर श्रीलंका थोड़ा सा नहीं हुआ, थोड़ा दूर हो जाता है वो, इधर पाकिस्तान है आपका, ये सब क्या कहलाएगा? टेरिटरी कहलाएगा। टेरिटरी समझ में आया? तो वही कहा इनको कि पूरा पोर्ट तो जाएगा ही महाराज, साथ साथ पूरा जो सराउंडिंग टेरिटरी है पूरा ये भी चला जाएगा। किसके कारण? एटॉमिक बम के कारण। और ऐसा हुआ, एटम बम फिर अमेरिका वाला भी बना लिए। अमेरिका वाला क्या बना लिए? एटम बम। और वो बम बना के पगला क्या वो सुरक्षा के लिए रख के नहीं, उसको ब्लास्ट कर दिया से जलिया। कहाँ ब्लास्ट कर दिया था? हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। ये जापान का जो 2 नगर है, ठीक ना। दिस इज 2 बिग सिटी इन जापान। कौन? हिरोशिमा, नागासाकी। कहा जाता है हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में बम गिराया था, एटम बम। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 मीनिंग 2 डेज आफ्टर नागासाकी पर गिराया। नागासाकी क्या है? शहर है। नागासाकी क्या है? शहर है। नागासाकी क्या है? शहर है। और हिरोशिमा क्या है? शहर है। कहाँ है? जापान में। जापान का है? एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है। जापान कहाँ है? और इस प्रकार ध्वस्त हो गया दोनों। बाकी कहानी तो आप इतिहास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या नतीजा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का, ठीक ना। आगे होता है 1955 ईस्वी में महान जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो जाता है। उस समय तक में इनकी उम्र 76 ईयर्स हो जाता है ना। कहा जाता है ये विजनरी, वर्ल्ड सिटीजन और साइंटिफिक जीनियस के रूप में इनको दुनिया जानता है। विजनरी का अर्थ होता है दूरदृष्टा। दूरदृष्टा का अर्थ होता है ऐसा आदमी जो भविष्य की बात को बता दे, उसको बोलते हैं विजनरी। क्या बोलते हैं उसको? विजनरी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा गया विजनरी। और क्या क्या? वर्ल्ड सिटीजन। ये अपना भारत का नहीं कहता था, ये नहीं कहते थे कि हम जर्मनी का है, बोलते थे मैं पूरा विश्व का हूँ। बात बुझे? जैसे हम मानेंगे हम भारत का है तभी तो पाकिस्तान से हमको टेंशन होगा। हम मानेंगे पाकिस्तान का है तभी तो इंडिया से समझते थे नहीं पूरा वर्ल्ड का मैं हूँ, पूरा वर्ल्ड का मैं सिटीजन हूँ। क्या मानते थे? तो पूरे दुनिया में वर्ल्ड सिटीजन आइंस्टीन को ही कहा गया है, ठीक ना। वर्ल्ड सिटीजन क्या इनको कहा जाता था? हाँ, ये अपने आप को विश्व नागरिक कहते थे। जैसे हम लोग कहेंगे भारतीय नागरिक, हम लोग का नागरिकता क्या है? भारतीय। लेकिन ये नहीं कहते थे, बोलते थे नहीं मैं वर्ल्ड सिटीजन हूँ। क्या हूँ? इसके बाद विज्ञान का एक जीनियस भी इनको कहते थे, साइंटिफिक जीनियस। क्या कहते थे? ये तीनों इनको उपाधि मिला। क्या क्या मिला? विजनरी। विजनरी में से आगे पीछे की बात जो बता सकते हैं, भविष्य की बात को जो बता सके उसको विजनरी बोलते हैं। दूरदृष्टा। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? दूरदृष्टा। कहाँ लिख दूं? विजनरी, दूरदृष्टा। वर्ल्ड सिटीजन में विश्व नागरिक समझ जाएंगे? लिख दूं? इसका हिंदी लिखो, विश्व नागरिक। उसके बाद साइंटिफिक जीनियस यानी कि वैज्ञानिक
प्रतिभा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस प्रकार इनका कहानी खत्म हो जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल सकता है कि ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में जो लड़की मिला था उसका नाम क्या था? मिलेवा मेरिक। कौन सा यूनिवर्सिटी में मिलेवा मेरिक मिला था? याद है, ट्रिक रखेगा, ज्यूरिख में जोरू मिला था ना, ज्यूरिख में जोरू मिला था। पहले स्पेशल तब जनरल ना, स्पेशल थ्योरी 5 में और जनरल थ्योरी 15 में। कोई दिक्कत? मुनिक में क्या किए थे? हाई स्कूल का पढ़ाई। और उलम में इनका प्राइमरी स्टेज में जन्म हुआ, उलम में, जर्मनी का उलम में, ठीक ना। ये सब आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद क्या था, यहाँ ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? और क्या आपको मिल सकता है? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कब हुए थे? 1900 ईस्वी में, 1900 में ना। और जॉब कब मिली थी? 1902 में, यानी कि 1902 ईस्वी में ना। किस पोस्ट पर हुआ था? टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में किस में हुआ था? इसमें काम क्या था? इसमें काम था एसेसिंग करना। जो भी लोग नया नया इन्वेंशन करते थे ना, उस इन्वेंशन के का या नया प्रिंसिपल जब देते थे, लोग नया इन्वेंशन करते थे, खोज करते थे, तो वो खोज सही है गलत है इसको एसेसिंग करने का काम करते थे। कौन? हाँ, इनका ऑफिस क्या था? पेटेंट ऑफिस। बर्लिन का वो पेटेंट ऑफिस था, जांच पड़ताल विभाग। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। फिर प्रेसिडेंट का नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब लेटर लिखा था? उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका वाला बम कहाँ गिराए थे? हिरोशिमा पे कब गिराया? 1945 में। और नागासाकी पर? इधर जो कुछ हो, ये दोनों क्वेश्चन आपको कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भयानक इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इतना बात तो आपको और जरूरी है। तो इस प्रकार इसका वर्ड याद कर लेंगे आप एक एक करके। पिछले क्लास का और आज का हट जाता हो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेने से आपको सुविधा हो जाएगा कम करने में। आज का और कल का 2 क्लास बेसिक क्लास रहा और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का। उसके बाद मैं कहानी लाइन बाय लाइन करके कल कर दूंगा। फिर इससे संबंधित पैसेज जो है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताऊंगा। साथ ही साथ अनसीन पैसेज भी करवाऊंगा। सबका वीडियो बारी बारी से बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, सब बना के, ठीक ना। आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह मैं वर्ड एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप इसको दोनों वीडियो अगर देख लेंगे तो कहानी पढ़ते समय आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन स्टोरी समझने में आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।